तो सोलर पैनल की जो डायरेक्शन होती है उसके लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आपकी लोकेशन क्या है। पहला पॉइंट है, अगर आपको जगह देखी तो आपकी लोकेशन क्या है। तो लोकेशन के लिए आपको कैसे पता करोगे? लोकेशन के लिए आपको अपने मोबाइल में मैप ढूंढना है। मैप एप्लीकेशन एक होता है मोबाइल में, मैप यस मैप सर। हाँ। एप्लीकेशन खोलोगे तो वहां पे लोकेशन ऑन कर दो, ठीक है। लोकेशन ऑन करके आपको मोबाइल में मैप एप्लीकेशन ढूंढना है। उस पे आप जब मैं ओपन करोगे तो वहां पे जिस जगह पे आप हो वो जगह आ जाएगी, ठीक है। उस जगह पे यस। आप टच करना है। उस जगह को जब टच करोगे आप तो वहां पे कुछ कोऑर्डिनेट लिख के आएंगे। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब जानते हो? बिंदु। बिंदु, हाँ जी। यस। ठीक है, कोऑर्डिनेट कुछ आएंगे, उनको बिंदु बोलते हैं। उनका कुछ कोड होगा मोबाइल नंबर जैसा, जैसे कि मैंने कहा वो कोड ऐसे लिख के आते हैं 28 डिग्री 35, ऐसे कुछ कोड लिखा होगा, कॉमा लगा होगा, फिर यहाँ लिखा होगा 79 डिग्री, फिर ऐसे करके कुछ यहाँ पे लिखा होगा 65 मिनट, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। यस ऐसे सर। लिखा होगा। तो यहाँ पे दो चीजें आप लोगों को ध्यान देनी है। वो दो चीजें ये है। पहला जो आपको पहला पॉइंट है ये वाला ध्यान देना है 28, और ये वाला आपको नहीं ध्यान देना है, ठीक है। यस। क्योंकि ये अक्षांश होता है, ये देशांतर होता है। तो देशांतर से सूर्य की जगह पता नहीं की जा सकती है। देशांतर से सिर्फ इतना पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ टाइम क्या है, ठीक है। ये टाइम यस। दिखने के लिए होता है। यस दूसरा सर। कोऑर्डिनेट होता है कि पूरी दुनिया में टाइम कहाँ पे कितना बज रहा है, ये उसके लिए होता है, जिसको अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं या लॉन्जिट्यूड बोलते हैं, और हिंदी में उसको देशांतर बोलते हैं। जब आप मैप वगैरह देखोगे तो पता चलेगा आपको देशांतर और अक्षांश क्या होते हैं, ठीक है। हमको यस सर। सिर्फ अक्षांश से काम है, इससे काम नहीं है। इसको काट देंगे तो कहने का मतलब है जो कोड आएगा उसके आगे के दो डिजिट हमारे काम के हैं। तो 28 अगर लिखा मिल गया तो आप क्या करोगे, 28 डिग्री के एंगल पे आपको पैनल को इंक्लाइन करना है। इंक्लाइन का मतलब होता है स्लोप देना, ठीक है। यस। यस। इसी को बोलते हैं स्लोप। तो कितने डिग्री का स्लोप आ गया? 28। 28 का। ये पूरे इंडिया में अलग जगह का अलग अलग होता है। तो हम कैसे डिसाइड करें कि किस जगह का कितना स्लोप है? तो देखो आपको मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। मैं लोकेशन ऑन नहीं करूंगा, जिससे मेरे को मेरी लोकेशन पता चल जाएगी, और लोकेशन से फिर मेरे एरिया का पता चल जाएगा कि यहाँ पे लैटिट्यूड एंगल क्या है। बट मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई मुझे अपने घर का जगह बताए, मैं उस जगह का वो कर दूंगा, क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट कर दूंगा। अभी दिल्ली आ रहा है क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपको दिल्ली पे आ रहा है, ठीक है। भागलपुर सर। भागलपुर बिहार। यस सर। भागलपुर काजुल। बिहार। स्पन सिल्क मिल। विक्रमशिला कॉलोनी। अब भागलपुर देख भागलपुर। लेना, वो थोड़ा बहुत इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये देखो। अच्छा देखो, अभी मैप में जब खोल रहा था तो यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल डब्बे से बन के आ रहे थे, देखना मैं भी ढूंढता हूँ। भागलपुर रेलवे स्टेशन खोलूंगा, देखो यहाँ पे डब्बे बन के आएंगे। यस सर। अभी यस। हट गए, अभी नहीं आए थे, स्टार्टिंग में आते हैं वो डब्बे से बन के आते हैं, वही होते हैं अक्षांश के एंगल के पॉइंट होते हैं। तो अब देखो मैं यहाँ पे देखता हूँ, कहाँ कहीं दिख रहा है? कहाँ है भागलपुर? समझ में आया आपका? भागलपुर ही है, देखो। यस सर। रेड में। रेड भागलपुर है सर। ये भागलपुर ही है ना। यस सर। सुजगंज है, और रियलमी सर्विस सेंटर है, भीकनपुर है, यस सर। कोतवाली थाना है, उर्दू बाजार है, हाँ, सितरा। उर्दू बाजार में हम हैं। उर्दू बाजार में हो? यस सर। दृष्टि की विक्रमशिला कॉलोनी। लाइब्रेरी भी है, दृष्टि लाइब्रेरी है। सराय भी है, रविंद्र भवन है, यस सर। बाजार है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इसी जगह का, मान लेता हूँ यस उर्दू सर। बाजार। उर्दू बाजार पे मैं क्लिक कर दिया हूँ, ठीक। अभी मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है। जूम करने के इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप अपनी जगह देख लें, ठीक है। ताकि आप जैसे ही टच यस। करोगे अपने आप आ जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग सेंटर, ये कोई ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। यस। यहीं पे आप देख लेना कहाँ पे है। मैं कोई रुस्तम, कोई बड़ी जगह बताओ, उस जगह का मैं देख लेता हूँ, बताओ। कोई इंटर कॉलेज स्कूल कहीं दिख रहा है? अमृत जलपान स्वीट, पता नहीं, ये एसबीआई का एटीएम है, ठीक है। इसको देख लेता हूँ, ठीक यस। है। जब आप इस पर क्लिक करोगे ऊपर देखो आप लिंक में, यहाँ कुछ चेंजेस होते हैं। यहाँ देखो, ये देखो लिखा है एक मोबाइल नंबर सा, नहीं। ये यहाँ पे नंबर दिख रहा है सभी को, ये वाला। यहाँ पे ये नहीं दिखा किसी को? कुछ लोगों को दिख रहा होगा, कुछ को नहीं दिख हाँ। रहा होगा।
2 पॉइंट थे, एक 86 एक 25 दिख रहा है। यस सर। 86 से आपको काम नहीं करना है, आपको 25 रखना है। तो 25 बिहार में यस। जो एंगल रखना है वो 25 डिग्री का रखना है, समझ गए। ओके सर। क्लियर, आपके आसपास के एरिया में 25 का एंगल हो जाएगा। जी जी जी। मैं ठीक है। ठीक है सर। अब कोई बात करता है कि मेरा अभी बिहार का 25 हो गया, अब कोई पंजाब से है तो उसका कितना हो गया, तो पंजाब चलते हैं, चलो ठीक है, सीधे पंजाब सर चलते हैं। ये आपकी गंगा रिवर हो गई, इसी के सहारे सहारे हम आते हैं पंजाब, ठीक है। बेगूसराय हो गया, और मैं इनको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ये लखनऊ हो गया, अभी बहुत दूर है, अभी पंजाब ये आ गया होगा, पंजाब यही। ये तो डिब्बे दिख रहा है आपको, डिब्बे स्क्रीन पे, ये डिब्बे, ये बॉक्स बने हुए, ये बढ़िया है। तो यही वो डिब्बे हैं जिनसे हमारे ये एंगल बढ़ते हैं और कम होते हैं, ठीक है। जैसे पालमपुर हो गया, मैं लुधियाना आया, ये रहा लुधियाना अपना, ठीक है, ये रहा लुधियाना। अब लुधियाना पे जब मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे लुधियाना की साइड वाला, ये रहा कोई, तो यहाँ पे एंगल देखो ऊपर चेंज हो गए, ऊपर ध्यान से देखो, ऊपर टॉप पे, अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हो मैं दिखाता हूँ। जो एंगल है हमारे, वो पहले 25 था बिहार का, लेकिन पंजाब में ये 31 है, ठीक। तो अगर पंजाब में कोई पैनल लगाएगा वो 30 से लेके 32 डिग्री के बीच में लगाए। जितना आप जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे उतना एंगल बढ़ाते जाओ, 32 कर लो, ठीक। तो पंजाब में जो एंगल लगने वाला है लैटिट्यूड का, वो 30 डिग्री पे लगा दो आप, बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। अगर कोई कश्मीर से है वो क्या करे, तो कश्मीर का देख लेते हैं पहले। कश्मीर की कोई जगह देखते हैं पहले, कौन सी जगह है। तो पहले जूम आउट करके मनाली हो गया, मनाली के बाद किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये हो जाएंगे शोपियां, अनंतनाग, ठीक है। श्रीनगर ये रहा। मान लो कोई श्रीनगर में पैनल लगाना चाहता है, ठीक है, बडगांव श्रीनगर में, तो वहां पे देखो एंगल कितने हो गए, वो देखो ऊपर सर्किल 34। अगर किसी को जम्मू कश्मीर में पैनल लगाने हैं, वो 34 के एंगल पे लगाए तो बढ़िया जनरेशन मिलेगा, सबसे बढ़िया, ठीक है। बात करते हैं किसी को महाराष्ट्र में लगाने हैं, तो सर वो कितने का लगाए। देखो भाई साहब, महाराष्ट्र में लगाने हैं या फिर राजस्थान में लगाने हैं, तो देखो गंगानगर जो है राजस्थान का, वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर पंजाब से सटा हुआ है। तो आप पंजाब में कितना लगा सकते हो, 30 के लगभग। और अगर आप इधर आ जाते हैं मुंबई साइड, इधर साइड, ये देखो इंडिया का बॉर्डर है, और यहाँ पे आप लोग आ जाते हैं, पुष्कर झील वगैरह है यहाँ पे, पुष्कर झील नहीं है, कोई और है ये, थोड़ा जुमा पंजाब था वो, ठीक है, सॉरी गुजरात था वो। सीधे मुंबई चलते हैं, ठीक है। अब मुंबई में देखो ये एंगल कितना हो गया, ऊपर देखो सर्कल में, वो टॉप पे सर्कल है 17 डिग्री, ये देख पा रहे हो, 17 डिग्री। और मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, कर्नाटक 13 डिग्री, चेन्नई की तरफ जाऊंगा मैं, 13 के बाद और नीचे जाऊंगा, ये आ गया यहाँ पे 9 डिग्री। केरला में 9 डिग्री पे लगाया जाता है, और ठीक है, 9 डिग्री के लगभग केरल में लगाया जाता है, 9.5। अगर कोई यूपी में पूछे तो यूपी में 28 डिग्री, कानपुर है ऐसे 28 डिग्री, कानपुर में 20 नहीं, 20, हाँ 23, 28 यहाँ दिल्ली के आसपास लगता है, 28 दिल्ली के आसपास का एरिया है। एक्चुअल में अभी दिल्ली में 27 दिखा रहा है, ठीक है, 28 के लगभग। और लखनऊ साइड में 22.5 और 24 के लगभग यही रहेगा। एमपी में बहुत ज्यादा वेरी होता है, एमपी के अलग अलग एरिया में अलग लगेगा, 24 लगेगा, और ग्वालियर साइड आओगे तो वहां पे लगेगा 28-27 के लगभग, ठीक है। तो हर एरिया का एंगल अलग अलग होता है, आपको उस हिसाब से एंगल लगाने हैं। सबसे कम एंगल आपको कहाँ देना है, केरल में, साउथ में अगर आप पैनल लगा रहे हो, मदुरई चेन्नई इधर साइड आप 10 डिग्री पे झुका दो, बस, इससे ज्यादा नहीं झुकाने हैं आपको, सीधे लगा दो, बढ़िया। जितना ऊपर आओगे आप कश्मीर की साइड, उतना ज्यादा एंगल आपको देना है। तो ये आप कैसे, देखो ये तो मैंने मैप पे दिखा दिया, ऐसे ही आपके मोबाइल में भी एक मैप है, उस एप्लीकेशन में जाके किसी भी लोकेशन को टच करेंगे आप, तो आपको ये कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ये सीख गए कि एंगल कैसे पता करना है, ठीक है। अब पता, एंगल तो पता कर गया, अब दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि एंगल निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ट्रिग्नोमेट्री आएगी, तो उसमें आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री को कैसे यूज करना है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो, एंगल आपका तभी बनेगा जब आगे वाला छोटा हो और पीछे वाला
बड़ा हो तभी तो एंगल बनेगा। तो आपको एक त्रिभुज बनाना है ये, ठीक, वो मैं नीचे बता देता हूँ आपको कैसे बनाना है, ठीक। देखो आपको दो तीन चीजें पता होती हैं। एक तो देखो क्या होता है कि जो आपके वो आते हैं स्ट्रक्चर जो आता है उसमें जो पर्ल ये होता है लंबा वाला जिसमें पैनल लगाए जाते हैं, इसमें होल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ये दो पॉइंट पता है तो आपको ये क्या पता चल जाएगा, कर्ण पता चल जाएगा। हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। तो या तो ये आपको पता हो कि दोनों के बीच में होल कितनी दूरी पे है, जो लेंथ है आपके पैनल की। पैनल आपके ऐसे में लगेंगे लंबाई में, ठीक है, ऐसे में। तो आपको ये पता हो इस स्ट्रक्चर का ये वाले पे जहाँ पे ये होल होते हैं, जहाँ पे ये पोल लगते हैं, ठीक है, बेस पोल जो लगते हैं, इनके बीच में ड्रिल कितने दूरी पे, या तो ये आपको पता हो। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो फिर दूसरी चीज आपको क्या पता होगी, तो फिर आपको पता होना चाहिए एक चीज मिनिमम, वो आपको है, या तो आपको, जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, एक ये बड़ा वाला पोल हो गया, एक छोटा हो गया, ये आपका ट्रिंगल बन गया, ये हो गया, ये ठीक। ये आपका पैनल यहाँ पे लगना है, ठीक है, यहाँ पे आपका पैनल लगना है ऐसे, ठीक। ये पैनल रखा हुआ है, ये नीचे स्ट्रक्चर है, ये कुछ नहीं होता, बस मैंने समझाने के लिए बना दिया। ये एंगल आपको पता है क्योंकि आपको लैटिट्यूड पता है। आपको बस ये लेंथ पता करनी है, ये कितना बड़ा कर दूं कि ये इतने का एंगल आ जाए। तो या तो आपको ये पता होना चाहिए, ये वाली चीज, ये वाली डिस्टेंस, या तो आपको ये पता होना चाहिए या ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये निकालना है तो आपको एक पता होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि दोनों के बीच में आप डिस्टेंस तो मेजर कर नहीं पाएंगे कि कितने दूरी पे रखे जाएंगे पोल, अगर आपको ये नहीं पता है कि ये ड्रिल। तो दो ऑप्शन आपके पास बनते हैं, या तो ये जो आपके होल हैं, जो जगह है स्ट्रक्चर में जहां पर टाइट होने हैं बेस पोल, या तो वो बेस पोल जो है उनकी लेंथ को पता हो, बेस पोल की डिस्टेंस, बेस पोल की जब डिस्टेंस पता होगी तो आप यहाँ से इनको निकाल लेंगे, ये आपको ये पता चल जाएगा कितने दूरी पे है। तो आप लगाओगे फिर इसमें साइन थीटा, क्या लगाओगे, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू होता है एल बाई के, एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण। तो कर्ण आपको पता है, लंब आपको निकालनी है, तो एल इक्वल टू हो जाएगा के इक्वल टू साइन थीटा। इसमें थीटा वो आपका एंगल है जिसपे आपको पैनल झुकाने हैं, ठीक है। तो एल मतलब जो है छोटे पोल से बड़े पोल की लेंथ, मान लो कि ये हो गया 1 फुट का, तो ये हो जाएगा 1 फुट प्लस जितना ये लेंथ निकल गया है, ठीक है, वो निकाल लेता हूं मैं। मान लिया मैंने कहा ये 2 फुट 3 फुट मान लेता हूं मैं कि ये 3 फुट है, और आपका एंगल है मान लो कि दिल्ली के ऊपर पंजाब की कोई जगह है वहां का है। सो साइन 30 डिग्री, आप गूगल से निकाल लोगे साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो 3 इंटू 1/2, तो ये हो गया आधा, 1.5 निकल के आया। तो आपका जो लेंथ निकल के आई वो 1.5 फुट की आ गई, अगर आपने वो वाला लिया था 3 फुट का, ठीक है। तो आपके छोटे पोल की लेंथ आ गई 3 फुट, और बड़े वाले की निकल के कितनी आ गई 4.5 फुट। कैसे 4.5 फुट निकल के आई, क्योंकि आपको आधा उसमें 1.5 फुट उसमें बढ़ाना है। जब आप इस वाले पोल को 3 फुट का रखोगे और इस वाले पोल को 4.5 फुट का रखोगे, तो जो एंगल बन के आएगा आपका पैनल पे स्ट्रक्चर पे, वो आएगा 30 डिग्री का। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपको 30 डिग्री का तो पता था तो आपने निकाल लिया, है ना, ये तो आपने चीटिंग कर ली। अगर किसी को मान लिया कि 25 डिग्री निकालना है और एग्जैक्टली 25 ही निकालना है, तो क्या करेगा वो, देखो ये आपका बहुत, अगर किसी को जैसे मैंने बता दिया 30 डिग्री पे कैसे करना है, उसका हाफ जोड़ दो आप, तो 30 डिग्री निकल आता है। कहने का मतलब है अगर आपने ये लिया 1 फुट का छोटा वाला, और बड़ा वाला ले लेंगे आप 2.5 फुट का, ठीक है, 2.5 फुट का ले लेंगे तो आपका 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक, कहीं भी। अब कुछ लोग कहेंगे सर स्ट्रक्चर अगर बड़ा हो तो भाई साहब कोई भी कितना बड़ा स्ट्रक्चर हो, एंगल आपका यही रहेगा, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। सुपर स्ट्रक्चर कोई भी स्ट्रक्चर हो। और मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ, जैसे आपके रूफ है, रूफ के साइड में बाउंड्री है ना, बाउंड्री भी होती है। तो बाउंड्री से आपको हटा के ही स्ट्रक्चर लगाना होता है ना, ये आपकी बाउंड्री है, ठीक, यहाँ आपको पैनल लगाने हैं। तो बाउंड्री की जितनी हाइट है, ठीक है, वो हाइट ऐड कर देंगे आप दोनों जो बेस पोल है उनमें। जैसे कि आपने कहा था 3 फुट का है,
बाउंड्री की हाइट थी मान लो कि 1.5 फुट, दोनों में आप 1.5 फुट जोड़ दोगे तो हो जाएगा 4.5 फुट छोटा वाला, ठीक है, बड़ा वाला कितना हो जाएगा 6 फुट का। इससे फायदे क्या होंगे कि आपकी बाउंड्री की जो परछाई आएगी, ठीक है, वो आपके पैनल पे नहीं पड़ेगी और पैनल आपका अच्छे से काम करेगा, ठीक है, बाउंड्री की हाइट से ही पैनल लग जाएंगे फिर, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा ऊपर हो जाएगा, रेशियो वही रहेगा, आपने बस दोनों में ऐड कर दिया। जैसे मान लो मैंने कहा था 25 डिग्री कैसे निकाला है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, 1.5 फुट आ रहा था ना, उसका आधा आ रहा था जो आपका छोटा पोल है उसके, सॉरी जो आपका हाइपोटेनियस था उसका आधा आ रहा था, ठीक है। अब आपने कहा 25 डिग्री निकालना है, तो आपको अगर आप ये ट्रिग्नोमेट्री लगाना नहीं जानते हैं, आपको ये सब नहीं पता है, तो आप कैसे करेंगे। मैंने कहा 3 फुट की वो डिस्टेंस है, वो जनरली कॉमन होती है, जितनी भी है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कितना है, अलग अलग स्ट्रक्चर की अलग होती है, तो एग्जैक्टली पता होती है, वो आप फीता से नाप लोगे कि इसके बीच में कितनी डिस्टेंस पे होल है, ठीक है, वो आते हैं उसमें इसको नट लगाने के लिए, तो वो आप वहां से नाप लोगे कि इतनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, उतने का आधा अगर आप छोटे से बड़े वाले में जोड़ दोगे, मान लो ये 3 फुट का है, जिस मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो छोटे पोल में आप इसका आधा जोड़ देना बस, तो वो उतने का एंगल दे देगी। कहने का मतलब है छोटा वाला मान लो किसी ने कहा 0 फुट का रखना है, 0 फुट का मतलब है जमीन पे जोड़ दिया पैनल, किसी ने पैनल को ऐसे जोड़ दिया, ठीक, ये जमीन का हिस्सा हो गया, ठीक। लेकिन याद रखना, पैनल अगर आप जमीन पे जोड़ रहे हो और आपको इतने का एंगल चाहिए, तो आपको फिर पैनल की लेंथ नापनी पड़ेगी। तो अभी मैंने आपको क्या लिया था, जहां पे आपके पोल लगते हैं वो लेंथ बताई थी आपको, है ना, वो वाली लेंथ, कि दोनों के बीच में जहां पर ड्रिल होती है वो उसमें पैनल थोड़ा इधर निकला रहता है, थोड़ा उधर निकला रहता है, ठीक है, उस केस को बताया था मैंने। अगर कोई आदमी जमीन पे ही पैनल रखना चाहता है, जो कि अवॉइड किया जाता है रखना, अगर आप जमीन पर रख रहे हो तो आपकी ये हो जाएगी 0 फुट की लेंथ छोटे वाले की, और बड़े वाले की फिर लेंथ कितनी हो जाएगी पता है, वो लेंथ डिपेंड करेगी कि आप यहाँ पे लगा रहे हो कि यहाँ पे लगा रहे हो, कहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है, पोल उसी हिसाब से, पोल यहाँ लगाओगे तो अलग, यहाँ लगाओगे तो अलग, तो उसके हिसाब से आप निकालो। अगर यहाँ पे रख रहे हो 0 पे, तो फिर आपकी पूरी लेंथ हो जाएगी, उसका आधा आप कर देना, पूरी लेंथ का आधा। मान लो अगर ये 4 फुट का पूरा पैनल पड़ता है, तो आपको 2 फुट का यहाँ पे एक पोल लगाना पड़ेगा, तो ये 30 के एंगल पे ये झुक जाएगा पैनल, ठीक है, समझ गए, 30 के एंगल पे ये पोल झुक जाएगा, क्योंकि पूरे पैनल की जो लेंथ है वो क्या है हमारी 4 फुट है, क्योंकि उसका एक हिस्सा जमीन पे रखा है। तब अगर ये जमीन पे नहीं रखा है, तो आपको जहां पे ये पोल लग रहा है उन दोनों के बीच की एंगल निकालनी पड़ेगी, ठीक है, जहां पे दोनों पोल लग रहे हैं उससे उसके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, उसका आधा आप बड़े वाले पोल में जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है, आगे होगी आपको समझ में। क्वेश्चन अभी भी आपके दिमाग में रहेगा सर 25 डिग्री के एंगल को कैसे निकालें। तो देखो, अगर आपने कहा था कि 3 फुट उसके बीच की दूरी है, तो आपने को बड़ा पोल कितने का रखना है, जो बड़ा वाला पोल है वो उसका आधा रखना है, मतलब 1.5 फुट उसको बड़ा करना है, छोटे पोल से बड़े वाले पोल को, यही मैंने बताया था। तब आपको एंगल कितने का मिलने वाला था, 30 डिग्री का एंगल मिलने वाला था। आपने कहा 25 मुझे रखना है, तो भाई साहब इससे थोड़ा कम कर दो, 1.4 फुट कर लो, ठीक। ये आपका हिट एंड ट्राई है, अगर आप मैथ लगाना चाहो तो वो भी मैं बता देता हूँ कि एग्जैक्टली उतना ही निकल आएगा, लेकिन अगर आपको ये करना है तो थोड़ा सा आप इसका उतने ही रेशियो में कम कर लो। 5 डिग्री का काम हो रहा है, तो 5 डिग्री कितना रेशियो हो गया 30 का, ये हो गया 5 डिग्री 1/6, तो 1/6 इसका निकाल लो कितना होगा, 1/6% इसमें से कम कर दो, तो मैंने वही 10% के लगभग इसमें कम कर लिया, ठीक है। तो ये 1.35 फुट अगर आप रखोगे 1.4 फुट के लगभग, तो आपका जो एंगल आने वाला है वो आपको 25-26 डिग्री का एंगल आ जाएगा, क्लियर। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं मुझे सर निकालना ही है, तो देखो बड़े वाले पोल की लेंथ आपको ऐसे निकालनी होगी, जो बीच की डिस्टेंस है पोल के बीच की, तो स्ट्रक्चर में परलिन बोलते हैं शायद उसको, तो उसकी डिस्टेंस मान लो कि मैंने कहा कि 4 फुट है, ठीक है, और आपको एंगल रखना है मान लो कि 20 डिग्री का, तो आप sin 30 लगाओगे, sin 20 लगाओगे, sin 20 डिग्री, ठीक। अब sin 20 की वैल्यू आपको पता नहीं है, किसी के मोबाइल में साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है, किसी सबके मोबाइल में नहीं आता है, तो आप गूगल पे जाओगे, वहां पे सीधे लिखोगे SINE 20 डिग्री, sin 20 भी नहीं लिखोगे तो आप, ये थोड़ा गड़बड़ लिखा है, ये गड़बड़ लिखा है जिसने भी लिखा है,
sin 20 डिग्री लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो गड़बड़ आंसर आ जाएगा। ये सही आ रहा है, 0.34 आ रहा है, ठीक है, sin 20 डिग्री। याद रखना डिग्री जरूर लिखना, नहीं तो वो फिर कुछ और ले लेता है, ठीक है, वो फिर वो डिग्री में नहीं, उसमें आ जाते हैं एंगल। तो ये आपको sin 20 डिग्री लेना पड़ेगा, ठीक है। डिग्री लिख के आप 4 फुट मल्टीप्लाइड बाय कितना आया था, 0.3 कुछ निकल के आया था ना, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो तो 1.2 फुट एक्स्ट्रा आपको लेना पड़ेगा, ठीक। क्लियर, मैंने 1.4 लिया था तो आपका 25 डिग्री आ रहा था, तो 1.2 लोगे तो 20 डिग्री आ जाएगा। तो कहने का मतलब 1.2 और 1.5 के बीच में अगर लोगे तो आपका एंगल वो आएगा 25 के लगभग आएगा, वो सही निकला था, मैंने रेशियो जो बताया था। तो आप छोटे वाले पोल में इतनी ऐड कर दोगे डिस्टेंस, तो सारी चीजें मैंने फुट में ली, अगर आप इंच में लोगे तो सारी कैलकुलेशन फिर इंच में करना, ठीक है। तो फिर वो ये भी चीज इंच में आएगी या mm या सेंटीमीटर, जो भी निकालो उसी में निकल के आएगी। तो आप ऐसे एंगल फील्ड पे निकालना सीख जाओगे, ठीक है। चलो, ये तो मैंने एंगल निकालना आपको बता दिया। कुछ पॉइंट रह गए थे, जैसे कि मैंने एसएमयू के बारे में आप लोगों को बता दिया था कि एक पीडब्ल्यूएम में आता है हमारा और एक एमपीपीटी में आता है। दो एसएमयू हमारे पास है, दोनों ही एसएमयू वहां यूज किए जाते हैं जहां पर आपको क्या करना होता है। बाकी मैं इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दूंगा एसएमयू के, जो भी इनके टेक्निकल स्पेक्स होंगे तो वो मैं आपको भेज दूंगा, उसमें आप लोग परेशान मत होना, ठीक है। एसएमयू वहां पे यूज होता है जहां पे कस्टमर ने पहले से क्या लगा रखा है, एक नॉर्मल इन्वर्टर, अब वो चाहता है कि उसको सोलर इन्वर्टर बनाना है, तो कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए हम एसएमयू करते हैं। अगर वो एमपीपीटी वाला इन्वर्टर बनाना चाहता है तो एमपीपीटी वाला से एसएमयू देंगे, और अगर पीडब्ल्यूएम बनाना चाह रहा है तो पीडब्ल्यूएम वाला एसएमयू देंगे। दो यूनिट हैं अलग अलग, वो 4 तरीके से काम करती हैं, 12 वोल्ट 20 एम्पियर, 12 वोल्ट 40 एम्पियर, 24 वोल्ट 20 एम्पियर, 24 वोल्ट 40 एम्पियर, ये सारी रेटिंग में एक काम करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास और छोटे चार्जर हैं, ऐसे में थोड़ा महंगा आता है। क्यों महंगा आता है? क्योंकि ये ग्रिड पे कंट्रोल करता है। ग्रिड मतलब होता है मेंस, ठीक है, मेंस पे कंट्रोल करके रखता है, इस वजह से ये महंगा आता है थोड़ा। अगर कोई चाहता है कि सिर्फ उसको सोलर से बैटरी चार्ज करनी है, सोलर चार्जर चाहिए उसको ओनली, कुछ लोग आते हैं जो सिर्फ चार्जिंग करे, कंट्रोल वंट्रोल कुछ ना करे, ज्यादा महंगा भी ना हो, तो हमारे पास छोटे छोटे चार्जर भी हैं, 12 वोल्ट में है और 24 वोल्ट में है, 10 एम्पियर में है और 20 एम्पियर में है। ये है हमारे पास दो यूनिट है। जो 10 एम्पियर वाला है ये हमारे पास एलईडी में है, जो 20 एम्पियर वाला है ये आपका एलसीडी में है, मैं आपको बता दूंगा, बट अभी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। 12-24 का ये सीन होता है कि अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी पे लगाओगे तो ये सोलर चार्जर 12 वोल्ट की तरह काम करेगा, अगर आप 24 वोल्ट की बैटरी पे लगा देते हो तो 24 वोल्ट की तरह काम करेगा। कुछ लोग कहेंगे सर 48 वोल्ट पे लगा दो तो क्या 48 वोल्ट की तरह काम करेगा? ना भाई ना, सिर्फ 12 और 24 ओनली, ठीक है। 10 और 20 का क्या सीन है? 10 का अलग मॉडल है, 20 का अलग है, लेकिन एसएमयू में क्या था, जो हमारा एसएमयू था उसमें ये भी सेटिंग स्विच करने का ऑप्शन था, 10 का भी कर सकते, 10 का नहीं था उसमें, 20 और 40 का था। उसमें 20 और 40 एम्पियर का था, 20 का डिफॉल्ट आता था, 40 में आप कर सकते थे, तो वो दो तरीके से ऑलरेडी काम कर जाता था। बट सोलर चार्जर है हमारे, ये पीडब्ल्यूएम बेस्ड है, पीडब्ल्यूएम बेस्ड सोलर चार्जर है हमारे, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, 12 वोल्ट पे भी लगा सकते हो, 24 वोल्ट पे भी लगा सकते हो, 10 एम्पियर और 20 एम्पियर भी लगा सकते हो। मैक्सिमम 1 किलोवाट तक का सोलर लगा सकते हो उस पे आप, 24 वोल्ट 20 एम्पियर पे। 24 वोल्ट 20 एम्पियर के मॉडल पे 20 एम्पियर का है, इसलिए ये कौन में आएगा, एलसीडी डिस्प्ले में आएगा, ठीक है, एलसीडी में आएगा। इस पे आप क्या करोगे, 1 किलोवाट तक का सोलर आप लगा सकते हो इस पे, ठीक है। वो आपको मैं कैटलॉग टेक्निकल स्पेक्स भेजूंगा, तो आप लोग वहां से देख के पता कर लोगे इस पे कितना सोलर कैसे लगाना है, सीरीज लगाना है, पैरेलल। पीडब्ल्यूएम में वही सीन होता है कि 12 वोल्ट के पैनल पे 12 वोल्ट वाले 12 वोल्ट के पीडब्ल्यूएम चार्जर पे 12 वोल्ट के पैनल पैरेलल में लगेंगे, और अगर 24 वोल्ट का है सोलर चार्जर पीडब्ल्यूएम वाला तो उसमें 24 वोल्ट के पैनल पैरेलल में लगते हैं। अगर आपके पास नहीं है 12 वोल्ट के लगाना चाह रहे हो तो आप 12 वोल्ट पे 12 वोल्ट वाले पैनल भी दो की सीरीज बना के लगा सकते हो 24 वोल्ट के स्ट्रक्चर पर, ठीक है। ये तो हो गए हमारे सोलर चार्जर। क्या आउटपुट है, मैं कैसे क्यों खरीदे कस्टमर, इनको इसके बारे में समझ लेते हैं। मान लो ये रहा आपका सोलर चार्जर, मैं बस समझा देता हूँ आपको यहाँ पे। ये है आपका सोलर चार्जर, इसमें क्या होगा, 2 वायर लगेंगे हमारे,
ये प्लस वायर है, रेड वायर जो होती है वो प्लस की होती है, ब्लैक वायर जो होती है वो किसकी होती है, माइनस की होती है, सबको पता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। प्लस वायर आपकी होती है पॉजिटिव और माइनस वायर होती है आपकी ब्लैक कलर में, ठीक है। ये आपकी आएगी सोलर पैनल से, ये आपकी जाएगी बैटरी पे, ठीक है। ये वायर आप बैटरी पे लगा दो। और क्या कर सकते हैं सर, इसमें आप डीसी लोड चला सकते हो, डीसी लोड। डीसी लोड कितने वोल्ट का, 12 वोल्ट का। अगर आपने 12 वोल्ट की बैटरी पे लगाया है तो, अगर बैटरी 24 वोल्ट की है तो लोड भी आपका 24 वोल्ट का चल जाएगा, समझ गए। डायरेक्ट डीसी लोड, डीसी लोड समझ गए ना, पंखे वगैरह होते हैं जो डीसी वाले 12 वोल्ट वाले। ये तो हो गया, आपको इनके बारे में बता दिया मैंने। एक चीज और इसमें खूबी है, इसमें आप एक डीसी लोड और चला सकते हो। याद रखना सोलर चार्जर आपके डीसी इनपुट लेते हैं और डीसी ही देते हैं। एक इसमें और है, ये आपकी यूएसबी केबल का ऑप्शन है। यूएसबी समझते हो ना, मोबाइल के चार्जर वाली। तो यूएसबी आपकी 5 वोल्ट पर डीसी सप्लाई देती है, 5 वोल्ट डीसी देती है। तो इसमें भी आप सोलर से अपना मोबाइल चार्ज, पावर बैंक चार्ज कर सकते हो। मोबाइल को चार्ज कर सकते हो सोलर से, या फिर आप पावर बैंक को चार्ज कर सकते हो, ठीक है। पावर बैंक या मोबाइल को चार्ज कर सकते हो 5 वोल्ट की सप्लाई पे, इसमें ये ऑप्शन है। तो पॉइंट कितने हो गए, 1 2 3। कुछ लोग कहेंगे सर इसमें हम पंखा चला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं। भाई साहब एलईडी जो बल्ब होते हैं वो 220 वोल्ट पे चलते हैं, तो याद रखना वो एसी पे चलते हैं, तो एलईडी बल्ब इस पे नहीं जलेंगे। अगर आपके पास 12 वोल्ट का कोई बल्ब है डीसी, तो वो इस पे चल जाएगा, ठीक है। 12 वोल्ट सप्लाई का डीसी बल्ब है वो उस पे चल जाएगा। सेम 24 वोल्ट में हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अगर 24 वोल्ट की बैटरी लगाते हो तो सारे लोड अगर 24 वोल्ट के हैं तो चल जाएंगे, क्लियर। ये तो हमारे पेडलुम के सोलर चार्जर है। अभी मैं इनकी फोटो भी दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। और जो हमारे पास जो प्रोडक्ट आते हैं उनके बारे में इन शॉर्ट में आपको जल्दी से बताता हूँ। और जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसमें देखो गैस गीजर भी है। आप शॉपी पे, कुछ लोगों की शॉपी काम करने लगी होगी, कुछ लोगों की 1-2 दिन में ओपन हो जाएगी, कुछ लोग पहले से ही काम कर रहे होंगे, तो उनको पता होगा यूटीएल के पास गैस गीजर भी है। गैस गीजर क्या होता है, देखो ऐसा एक ऐसी डिवाइस होती है जो गैस से पानी को गर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर लगा दिया, सिलेंडर में बढ़िया बनाऊंगा, सिलेंडर बन गया। इससे आप इसमें गैस लगा दोगे, गैस का पाइप। यहाँ पे 2 इनपुट होते हैं, यहाँ से पानी आएगा टंकी से, ऊपर टंकी रखी होगी, पानी का ऊपर से पानी आएगा आपके बाथरूम में, वो ऑटोमेटिक आपको नहीं करना, उनके यहाँ सप्लाई पहले से लगी होती है। यहाँ से आपके टैप लगे होंगे, ठीक है। टैप समझ रहे हो ना, टोटी, इससे पानी निकलता है, ठीक है। ये गैस गीजर है, ये ऑटोमेटिक काम करता है। इसमें नोब लगे होते हैं यहाँ पे 3। वो एक होता है आपके पानी के लेवल को कम ज्यादा करने के लिए, एक होता है ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो पानी के उसको कंट्रोल करने के लिए पानी कितना निकालना है, स्लो निकालना है, तेज निकालना है। एक होता है सीजन से, आप सर्दियों में यूज कर रहे हो गैस गीजर या फिर गर्मियों में यूज कर रहे हो। कुछ लोग गर्मियों में भी गुनगुने पानी से नहाते हैं, तो इसमें वो भी ऑप्शन है कि हल्का पानी गर्म करने का भी ऑप्शन है कि आप हल्का से गुनगुना करके नहा सकते हो, ठीक है। ये तो हो गए हमारे गैस गीजर के पॉइंट। कैसे काम करता है वो भी मैं आपको इन शॉर्ट समझा देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, कस्टमर को ये समझाना है। देखो आप जैसे ही इसको लगवा लेते हैं, वो एक गैस सिलेंडर इसके लिए डेडिकेटेड लगा देते हैं, एक सीजन पे 3 लोगों की फैमिली आराम से पूरे सर्दियों में नहा लेगी एक सिलेंडर पे, ठीक है, आराम से। अब ये नहीं कि गर्म से कपड़े धुल रहे हैं, उसे नहाने के लिए बताया जाता है, ठीक है। अब उसमें भी कुछ लोग कहेंगे ये बताओ कि एक सिलेंडर में कितना लीटर पानी गर्म कर देगा। ये सब कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कस्टमर पर डिपेंड करता है वो कितना गर्म पानी निकल रहा है। अब कोई पानी खोलता हुआ निकालेगा उससे तो फिर वो खत्म हो जाएगा जल्दी सिलेंडर। तो वो डिपेंड करता है कि कस्टमर कितना गर्म पानी निकाल रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो सिलेंडर कितना चलेगा ये नहीं है, बट ये है कि नॉर्मल पानी गुनगुने से अगर आदमी नहाना चाहे तो 3 लोग इसको एक सीजन चला लेते, मतलब पूरी सर्दी 4 महीने की 3 की आराम से निकल जाती है, ठीक है। कैसे काम करेगा, कस्टमर को जो भी आपका यूज करने वाला है बाथरूम में जाए, इस नल को ओपन कर ले, बस इसको बस ओपन कर ले, सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसको कुछ नहीं करना, बस उसको नल लगाना है, बाल्टी लगा देनी है नीचे, पानी इसमें गिरने लगेगा। जैसे ही पानी गिरेगा तो पानी इधर से आएगा भी, तो तभी तो पानी गिरेगा।
अगर मेरी आवाज आ रही है तो चैट में 25 टाइप कर दो, पता चले मैं कहानी बोलता जा रहा हूँ, आप लोगों को मेरी आवाज ही नहीं आ रही है ना। 25 टाइप कर देना। तो पानी अगर इसमें से बाहर निकलेगा तो पानी इसके अंदर भी कहीं से कहीं आएगा ना, तो इसके अंदर ऐसे चैम्बर होता है, ऐसे ऐसे करके, ठीक। तो पानी इसमें से बाहर तो आ गया, इसके अंदर भी पानी कहीं ना कहीं से जाएगा, तो पानी आएगा कहाँ से? ऊपर टैंक से। तो पानी ऊपर से आ रहा होगा। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये पानी, ये नीचे आ जाएगा, पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा और ये पानी अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही पानी अंदर जाएगा, यहाँ पे लगी होती है मैग्नेट। क्या लगी होती है? मैग्नेट लगी होती है। वो मैग्नेट को पानी अंदर की तरफ धक्का मारता है, तो पानी जब अंदर की तरफ जाएगा, याद रखना गैस गीजर यहाँ साइड से, इसमें एवर रेडी के 2 सेल लगते हैं, याद होगा। एवर रेडी आपके पहले टॉर्च आती थी, याद हो, किसी बड़े वाले सेल जो आते थे ऐसे। एवर रेडी के इसमें 2 सेल लगते हैं, ठीक है, सीरीज में। वो दोनों सेल आपके यहाँ पे लग जाएंगे, साइड में होते, तो यहाँ पे स्विच भी होता है इसको ऑन करने का, वो ऑन होना चाहिए, याद रखना। अगर वो ऑन होगा तभी ये काम करेगा, तो ऑटोमेटिक हमेशा आप उसको ऑन करके रखिए, ठीक। तो यहाँ से जब पानी आप निकालोगे तो पानी अंदर भी जाएगा, पानी अंदर जाएगा तो मैग्नेट अंदर की तरफ जाएगी, तुरंत गैस सिलेंडर वाला यहाँ पर लगा देता है रेगुलेटर, ठीक है। यहाँ पे रेगुलेटर मतलब रेगुलेटर की तरह काम करने वाली ये डिवाइस लगी होती है, जिसको किस नाम से बोलते हैं एग्जैक्टली, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। सोलोनाइड बोलते हैं, और वो कुछ उसी टाइप का होता है। वो मैग्नेटिक एनर्जी पे मतलब ऑन होता है, ठीक है। मैग्नेट अंदर ऊपर जाएगी तो वहां से सिग्नल आएगा, तो सिग्नल उसमें, यहाँ बैटरी लगी होती है, तो बैटरी से क्या सिग्नल जाता है इसके अंदर, कंट्रोल पीसीबी होती है यहाँ पे, वो जो सिग्नल देती है कि मैग्नेट ऊपर आ गई है, अब आपको ऑन करना है सिलेंडर को। तो ऑटोमेटिक वो रेगुलेटर यहाँ से ऑन कर देगा, ठीक है। तो वो ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ से गैस ऑन हो जाएगी, गैस अंदर जाना स्टार्ट कर देगी। पानी तो अंदर आ ही रहा था क्योंकि आपने नीचे खोल रखा है, तो पानी नीचे खोल रखा है तो पानी ऊपर से आ रहा होगा, तो तुरंत ये सब सेकंडों में काम होगा। जैसे ऊपर जाएगा तुरंत ये गैस ऑन हो जाएगी इधर। अब गैस तो ऑन हो गई है, पानी भी आ गया है, लेकिन गैस को जलाने वाला कौन है? क्या आप माचिस से जलाएंगे इसको? आप मैच स्टिक से इसको नहीं जलाएंगे। ये ऑटोमेटिक, इसमें ऑटो ट्रिगर है, ये 3 बार ट्रिगर होगा। 3 बार ट्रिगर का मतलब होता है, और इसमें ऑटोमेटिक लाइटर लगा हुआ है, वो आपका लाइटर चिंगारी अंदर करेगा, स्पार्क करेगा यहाँ पे अंदर साइड, और उसको गैस मिलेगी, तुरंत जल जाएगा। जैसे ही वो जलेगा फिर ये चेक करेगा क्या ये जलने लगेगा क्या, ऐसा ना हो कि गैस जल रही है और मैं यहाँ पे लाइटर जलाए जा रहा हूँ, वो नहीं करना। वो जैसे ही देखेगा कि हाँ भाई साहब गैस जल गई है, गर्म होने लगा है पानी, तो तुरंत वो ट्रिगर करना बंद कर देगा, ट्रिगरिंग बंद हो जाएगी, पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो विद इन सेकंड में आपका पानी गर्म होकर नीचे की तरफ आने लगेगा, ठीक। 2-4 सेकंड का टाइम लगने वाला है और आपका बाल्टी में पानी गर्म गिरने लगेगा, ठीक। 1-2 लोटा तो पानी ठंडा आ ही जाएगा, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। और यहाँ से आप नोब लगे हैं उनसे कंट्रोल कर ले जाएंगे कि आपको कितना पानी निकालना है, स्लो पानी निकालना है, फास्ट निकालना है। और दूसरा ये कंट्रोल कर लेंगे कितना टेम्परेचर रखना है। ज्यादा टेम्परेचर रखोगे तो डबल बर्नर जलेंगे और ज्यादा गैस जाएगी, ठीक। डबल बर्नर है। और कम करोगे तो सिंगल बर्नर पे हल्का हल्का गर्म होगा पानी, ठीक है, गुनगुना होके आएगा पानी। तो ये गैस गीजर है, इसके फायदे क्या है, क्यों ले? इलेक्ट्रिकल और सोलर गीजर क्यों ना ले आदमी? तो कस्टमर को थोड़ा अगर आप समझा पाए, समझाना। जो सोलर गीजर की प्रॉब्लम ये है कि विंटर्स के सीजन है, जैसे मान लो कि दिसंबर और जनवरी फरवरी 3 महीने ही सर्दी दब के पड़ती है। अब 3 ही महीने में आपका जो सूरज होता है वो लुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, ऐसा लगता है। आएगा तो 2 आवर्स आएगा, 2 बजे 12 बजे निकलेगा। अब ऐसा मुझे ये बताओ, सब लोग बैठे रहेंगे क्या? आपको ऑफिस जाना है और आप 12 बजे सूरज के निकलने का इंतजार करेंगे क्या? तो गैस गीजर इसलिए फायदे का सौदा है, क्योंकि सोलर आपका सूरज पर डिपेंड करता है, तो आप उससे नहाने के लिए इंतजार नहीं करेंगे, ठीक है, कि सूरज निकलेगा तब मैं नहा लूंगा, उसका इंतजार नहीं कर पाएंगे। तो सोलर वाला गीजर तो बेकार है, वो इंडस्ट्री में लगता है पानी गुनगुना करने के लिए। घरों में हम लोगों के नहाने के लिए गैस गीजर प्रेफर नहीं किया जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है कि इलेक्ट्रिक का क्या है, इलेक्ट्रिक गीजर, उसके बारे में क्या ख्याल है सर आपका? तो इलेक्ट्रिक में क्या है कि आपकी अगर लाइट आ रही है तो मैं कहूंगा आप इलेक्ट्रिक गीजर यूज कीजिए। अगर आपके यहाँ 24/7 आपकी लाइट आ रही है तो 24/7 का मतलब होता है जब आपको नहाना है तब लाइट आपकी आ रही है, तो ठीक है, जब आपका दिल करे तब लाइट आनी चाहिए। तो ऐसे एरिया में फिर इलेक्ट्रिक गीजर ही ठीक होते हैं, क्योंकि फिर गैस सिलेंडर लगाने का और इस सब का झंझट नहीं है उनके पास। सीधे सीधे उनको क्या करना है,
इलेक्ट्रिक गीजर से ऑटोमेटिक गर्म पानी आने लगता है और उससे नहा लेंगे, ठीक। लेकिन 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 अगर ऐसा एरिया है आपका जहाँ पे लाइट की अवेलेबिलिटी सुबह-सुबह नहीं है, मान लो कि 7 बजे से लेके 10 बजे तक आपकी लाइट आती ही नहीं है, तो फिर आप पानी गर्म कैसे करोगे? तो फिर आप वही गैस में जाओगे, पानी रखोगे, फिर पानी गर्म होगा, फिर पानी मम्मी लेके आएँगी, फिर आप बाल्टी में डालोगे, फिर आप नहाओगे, फिर मम्मी से कहोगे इसमें ठंडा पानी मिला दो क्योंकि ज़्यादा गर्म कर दिया। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, गैस तब भी बर्बाद हो रही है, तो क्यों ना हम घर में ही लगवा लें एक गैस गीज़र, ठीक है? सिलेंडर एक लगा के दे दो। तो अब जिसको नहाना है वो उस टैप में अपना कनेक्शन कर ले, किस टैप से गरम-गरम पानी चाहिए। इस टैप को आप जहाँ-जहाँ देंगे, वहाँ-वहाँ आपका गरम पानी जाएगा, ठीक है? मान लो 3 जगह, एक जगह किचन में दे दिया और एक जगह 2 बाथरूम में दे दिया। 2 बाथरूम हो गई, किचन हो गई, दोनों जगह, तीनों जगह कोई भी उसको ऑन करेगा, ऑटोमेटिक आपका गैस गीज़र ऑन हो जाएगा, ठीक है? और लाइट वाले में रिस्क रहता है, लाइट वाले गीज़र में दिक्कत ये है, और जो रॉड आती है इमर्शन रॉड, जिसको हम पानी में डुबो देते हैं, उससे रिस्क होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बाल्टी में जाते हैं, उँगली डुबो के देखते हैं कि भाई साहब इसमें क्या बोलते हैं, गर्म हुआ पानी नहीं आया, तो ये लाइफ के लिए डेंजर है। आप नहा रहे हो, ठीक है? बाथ ले रहे हो, उसी टाइम पे आपको लगा कि अब बंद कर देता हूँ मैं, और आपने टैप किया और वहाँ से लीक हो गया कहीं से करंट, तो आपको करंट लगने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो गैस गीज़र कंप्लीटली सेफ होता है। गैस गीज़र से क्या होता है, करंट लगने की कोई चांसेस नहीं है, ठीक है? और उसके बाद गैस सिलेंडर पे रिस्क आएगा, और गैस सिलेंडर अगर सही से लगा है, रेगुलेटर सही लग रहा है, तो गैस से ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक रिस्क ज़्यादा होते हैं क्योंकि आप भीगे होते हो उस समय, ठीक है? तो रिस्क के चांसेस आपके गैस गीज़र में बहुत कम हो जाते हैं बजाय के इलेक्ट्रिक गीज़र में। ये 2 चीज़ें समझ में आई। हमारे पास वोल्टेज स्टेबलाइज़र भी है। वोल्टेज स्टेबलाइज़र ये उसके लिए है जो आपकी एसी आती है ना, एसी, उनके लिए है। स्मार्ट है, ये काफ़ी डिस्प्ले विस्प्ले इसमें लगी हुई है। आप वोल्टेज वगैरह देख सकते हो। स्मार्ट वोल्टेज स्टेबलाइज़र यूटीएल कंपनी का वो भी आता है। वो देख लेना आपके एरिया में कितने का स्टॉक में रख रहे हो आप। 1 केवीए का, 2 केवीए का, उसमें किलोवाट में बोलते हैं लोग, बट स्टेबलाइज़र एक ट्रांसफॉर्मर बेस्ड डिवाइस है, तो इसको हम लोग केवीए में बोले तो सही रहेगा ज़्यादा, ठीक है? स्टेबलाइज़र भी हमारे पास आता है, तो देख लेना कौन-सा वाला सही रहेगा, छोटा वाला, बड़ा वाला, कौन-सा लगाना है आपको, तो उतनी रेटिंग में है हमारे पास। अब दूसरा आता है हमारा वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन भी आ गई है, दिवाली पे अगर आप लोग शॉपी पे काम कर रहे हो, तो वॉशिंग मशीन भी हमारी स्मार्ट है, सेमी ऑटोमेटेड है। जो सेल्स पर्सन है वो आपको कैटलॉग भी इसका देगा, वो आपको अच्छे से समझा भी देगा। सेमी ऑटोमेटेड, बाकी इसके डॉक्यूमेंट्स कुछ होंगे तो वो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? वोल्टेज स्टेबलाइजर है, गैस गीजर है, इनके डॉक्यूमेंट्स वीडियो जो भी मुझे मिलेगा मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? इसकी चिंता मत करिए आप लोग। अभी नहीं होगा, मैं 2-3 दिन में और शेयर कर दूंगा, आपकी मीटिंग हो भी जाए ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी, क्योंकि अभी आपका चैनल प्रॉपरली वर्किंग नहीं है, तो कुछ वीडियो मुझे अपलोड करने पड़ रहे हैं, उनके बाद मैं आपको सारी वीडियो भेज दूंगा, ठीक है? तो वॉशिंग मशीन भी सेमी ऑटोमेटेड है, इसको आप बस कर दो कि कपड़े आराम से इतनी देर में धुल जाए तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाती है, ठीक है? ये नहीं कि वहाँ खड़े होके देखना है कपड़े धुले नहीं धुले, तो ऑटोमेटिक वो कर लेती है, ऑटोमेटिक पानी चला लेगी, और लुक वाइज भी बहुत प्यारी है वॉशिंग मशीन जो यूटिल कंपनी की है, ये भी हमारे पास है। इसके बेहतर इसके टेक्निकल स्पेक्स के बारे में आपको, कितने एचपी की मोटर लगी है, क्या है, ये सब चीज़ें आपको टेक्निकल स्पेक्स में मिल जाएँगी। वो आपको एरिया में सेल्स पर्सन है, वो आपको प्रॉपर्ली सारी चीज़ें गाइड कर देंगी, ठीक है? मैंने प्रोडक्ट बता रहा हूँ कौन-कौन से हैं, वॉशिंग मशीन हो गई, स्मार्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर होगा। अब दूसरा आता है स्मार्ट टीवी भी हमारे पास है। ये सारे वो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कि जो प्रोडक्ट आप सर्दियों में सेल कर सकते हो। जैसे दिवाली है, दिवाली के बाद सोलर का सीज़न तो आता नहीं है, सोलर की सेल लोगों की कम हो जाती है, तो उस केस में कस्टमर क्या करे? कस्टमर नहीं, आपका जो बिज़नेस है शॉपी वाला ओनर वो क्या करे? तो स्मार्ट टीवी सेल कर सकता है, वॉशिंग मशीन का बिज़नेस कर सकता है, वोल्टेज स्टेबलाइज़र, गैस गीज़र, 2-3 चीज़ें 4 हैं, ये आप सर्दियों में सेल कर सकते हो। बाकी फरवरी के बाद सोलर का फिर से सीज़न आ सकता है, तो आप फिर से पैनल और बैटरी और इन्वर्टर सेल करना स्टार्ट कर दीजिए। स्मार्ट टीवी के बारे में क्या है, देखो एंड्रॉयड बेस्ड टीवी है ये, एंड्रॉयड बेस्ड आपकी ये टीवी है, वर्ज़न जो है एंड्रॉयड का वो 8 है। 32 इंच में भी आती है हमारी और 40 इंच में भी आती है। इंच कैसे नापते हैं, तो कोई भी टीवी हो या कोई भी मोबाइल हो, उनकी इंच हमेशा डायगोनल टू डायगोनल नापे जाते हैं। इस वाले कोने से इस कोने के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या होगी, 40 इंच होगी, ठीक है?
एंड्रॉयड बेस है, इसमें अंदर आपके हॉटस्टार आपको आएगा, टीवी देख वो मैच देखने के लिए हॉटस्टार हो गया, और जियो टीवी हो गया, और क्या आएगा, फेसबुक आएगा, यूट्यूब आएगा, यूट्यूब चला सकते हो आप इसमें। बस लैन केबल लगा सकते हो, लैन केबल समझ रहे हो ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल इसमें लगा दो, आपकी टीवी चलने लगेगी। वाईफाई दे दो, आप अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट दे दो उसको, वो भी चल जाएगा इसमें, ऑटोमेटिक नेट से सब कुछ चला के देगा आपको यूट्यूब, ठीक है। और मजे की बात और क्या है इसमें, हाँ, अपने मोबाइल से एम कास्ट कर सकते हो। एम कास्ट का मतलब होता है आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है ये पूरी पूरी टीवी पे चली जाएगी, ठीक है। मान लो आप आईपीएल देख रहे हो, ठीक है, आप मोबाइल में देख रहे हो, या फिर इंडिया का मैच देख रहे हो, वर्ल्ड कप, तो आप मोबाइल में तो अकेले ही देख पाओगे ना, अब आपको पूरी फैमिली को देखना है, ठीक, तो कैसे देखोगे। और आपको टीवी पे कोई कनेक्शन नहीं लेना है, सिर्फ आपको मोबाइल वाला कनेक्शन से ही चलाना है। तो अपने मोबाइल से आप एम कास्ट का फंक्शन ऑन कर दीजिए अपने मोबाइल में, और टीवी के सेटिंग में जाके एम कास्ट पे जाओगे तो पेयर हो जाएगी टीवी, तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पूरी पूरी कहाँ आएगी, आपके टीवी पे दिखेगी, उसको एम कास्ट बोलते हैं। बाकी आप इसको जो बाकी पोर्ट होते हैं नॉर्मल, वो सारे पोर्ट HDMI पोर्ट होते हैं, वो सारे पोर्ट इसमें दिए गए हैं, ऑडियो पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो वो सारे पोर्ट इसमें दिए गए हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बट यही है कि एंड्रॉयड है, आप इसमें 1 GB का रैम दी गई है, और आपकी 8 GB तक का स्टोर दिया गया है। 8 GB की स्टोर है इसमें, जिसमें आप 4 GB या 5 GB तक यूज कर सकते हो। तो 32 GB तक की आप इसमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का मतलब होता है चिप या पेन ड्राइव यूज कर सकते हो 32 GB तक की, ठीक है। कभी आपको अपनी शादी की या किसी और की शादी की मूवी देखनी है, या वो फिल्म शूटिंग देखनी है, तो वो आप देख सकते हो। तो 32 GB तक की आप एक्सटर्नल वो यूज कर सकते हो, ठीक है। चिप जो होती है पेन ड्राइव बोलते हैं। बाकी इसमें थोड़ा बहुत स्पेस 2-3 GB का इंटरनल होता है, फोटो वगैरह देख लो आप, ठीक है। मिक्सर अभी नहीं है हमारे पास, प्रदीप सैनी जी, मिक्सर हमारे पास नहीं है अभी, मिक्सर अपने पास अभी नहीं है। आ जाएगा, आप लोग रिक्वायरमेंट डालोगे तो मिक्सर भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मिक्सर आया तो बड़ा रहेगा, बढ़िया रहेगा, मुझे भी लगता है। मिक्सर हो गया, और एक दो और प्रोडक्ट है जिनकी आदमियों को लोगों को जरूरत है। एक समरसेबल हो गया, समरसेबल हो गया, और मिक्सर हो गया, ये 2 चीजें अगर आ जाए और एक मोटर आ जाए, 3 प्रोडक्ट ये निकाल दें तो बढ़िया रहेगा। तो इनको एक मोटर का थोड़ा काम बढ़ जाएगा, मोटर पे इनको काफी मार्केट मिल जाएगा। मोटर के साथ साथ एक समरसेबल निकाल दें, ठीक है। समरसेबल या मोटर 2 अलग अलग चीजें हैं, समर थोड़ा वो वाली होती है, मोटर अलग हो गई। और एक क्या बोला था मैंने, एक जो मिक्सर आपने बताया है, ये धीरे धीरे लाएंगे, आप लोग डिमांड करेंगे तो क्यों नहीं लाएंगे मार्केट में, बोलो। स्मार्ट टीवी हो गया, फ्रिज निकाल दें। फ्रिज में इशू ये होता है कि आपको वारंटी देनी पड़ती है, और फ्रिज में कंपटीशन कुछ ज्यादा है, बड़ी बड़ी कंपनी है, और जैसे LG है, फिलिप्स है, सैमसंग है, वर्लपूल है, ये कंपनी है बड़ी, तो कंपटीशन मिलने वाला है वहां पे ज्यादा। बट फिर भी हम दे सकते हैं, तो फ्रिज कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिज में लोग ना जब भी फ्रिज लेते हैं बड़ा दिमाग लगाते हैं उसमें, 4 जगह पूछेंगे। तो फ्रिज ऐसा है कि जगह भी एरिया गिरता है, तो वो चीजें नहीं है कि अब 15,000 का कोई फ्रिज लेने आए और उसके लिए इतनी जगह हमको शॉपी पे घेरनी पड़े, फिर वो कूलिंग ना करे, फिर उसके लिए अलग से एक्सपर्ट हमको रखने पड़े, तो वो ज्यादा हो गया। बट मोटर हो गया, समरसेबल भी, और मिक्सर हो गया, ये छोटे मोटे लोड हैं, इनको हम लोकल वेंडर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, अगर आगे फ्यूचर में आएंगे तो MD डिसाइड करेंगे, हम और आप नहीं कर सकते कौन सा प्रोडक्ट उनको लॉन्च करना है, कौन सा नहीं। तो मोटर, समर, मिक्सर, फ्रिज जो भी है, छोटी मोटी आयरन हो गई, ये चीजें हम, सोलर होम लाइट वो सब तो है हमारे पास, सोलर जो होम किट होती है, सोलर लालटेन जो होती है, सोलर लालटेन हो गई, और एक टॉर्च हो गई, टॉर्च हो गई, और सोलर किट हो गई, छोटे छोटे बल्ब जो आते हैं सोलर की, वो सब है हमारे पास, सोलर वाले छोटे छोटे वो तो है। आप आयरन निकाल दें ये, लेकिन आजकल आयरन करता कौन है, बट फिर भी छोटे मोटे प्रोडक्ट हैं जो निकाल, वो कंपनी डिसाइड करेगी निकालना है नहीं निकालना है। जैसे वॉशिंग मशीन निकाल दी है तो मिक्सर भी निकाल ही देंगे किसी दिन, मोटर भी 1 HP की निकाल देंगे, 2 HP की, ठीक है। छोटी छोटी जो मोटर होती है घरों में लगती है, वो डिसाइड करेगी कंपनी। अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट है, गैस गीजर हो गया, स्मार्ट टीवी हो गई,
वोल्टेज स्टेबलाइजर हो गया। वोल्टेज स्टेबलाइजर उनके लिए है जिन्होंने अभी किसी और कंपनी का इन्वर्टर लगवा लिया है, वो चाह रहे हैं कि स्टेबलाइजर मिल जाए, क्योंकि यूटीएल का प्रोडक्ट आपके यहाँ अगर लगा हुआ है यूटीएल का, तो फिर आपको स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है, कि हमारे इन्वर्टर में ही स्टेबलाइज करता है वोल्टेज, लो और हाई कट कर ही देता है, तो हमको स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। किसी और कंपनी का लगा है तो हाँ, उन लोगों को हम लोग सेल कर सकते हैं कि हमारे पास स्टेबलाइजर भी है। वैसे आज का जो सीन रहेगा हमारा, आज का जो सेशन है वो हमारा किस टॉपिक पे था? सेल्स वाला था। तो सिद्धार्थ सर आएंगे, आपको बताएंगे सेल्स के बारे में। तो पहले सर को बताने देना, उसके बाद आप लोग उनसे सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? पहले आप सुनना सर को, जब सर आपके बता लें, फिर आप क्या करना, अपना माइक लेके अपने क्वेश्चन सेल्स के पूछ सकते हैं। सेल्स में वो यही बताएंगे कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे सेल करना है और कैसे सेल करना है, ठीक है? कितना जीएसटी लगेगा किस प्रोडक्ट पे, ये भी पूछ लेना सारी चीजें। किस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी लगना, बैटरी पे कितना जीएसटी है, और जो सोलर के प्रोडक्ट है उन पे कितना जीएसटी है, और विदाउट सोलर लेंगे तो कितना जीएसटी लगेगा, ठीक है? जीएसटी अगर नहीं देंगे तो क्या प्रॉब्लम है, ये जीएसटी कितना लगेगा, और सारी चीजें ये सर से पूछना, क्योंकि वो आपको सेल्स के बारे में बताएंगे कैसे सेल करनी है, ठीक है? बाकी आप लोग सीख जाओगे धीरे धीरे, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार उनको इनवाइट कर लेता हूँ, पता नहीं किस नाम से आए होंगे मीटिंग में, मुझे वो मिल नहीं रहे हैं। तो मैं अभी 1 मिनट का मुझे टाइम दो, जब तक आप लोग अपने सेल्स के क्वेश्चन कॉपी में लिख के रख लो। सर हमें सेल और सर्विस दोनों करना है। हाँ, सेल सर्विस दोनों ही करना है। बाकी जो सर्विस कोई भी लगेगा, जैसे जमाल रजा में सेल्स करने की अच्छी खूबी है, तो जमाल सेल करेंगे। सर दूसरा बंदा वो सर्विस में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो सर्विस कर ले, वो आप लोग आपस में डिसाइड कर लेना। बट करना दोनों ही है, क्योंकि आप लोगों को सीखना जरूरी है, ठीक है? अगर आपको सीखना है तो फिर दोनों ही चीजें करो तो बढ़िया है। फिर आपका जिधर इंटरेस्ट हो उधर आपको आगे बढ़ना होता है। जबरदस्ती तो कोई कुछ करवा नहीं सकता ना किसी से। मैं आपसे कहूँ नहीं आपको सर्विस करनी, और आपको आता कुछ है नहीं सर्विस में, तो वो नहीं कर सकते ना। लेकिन जो आपकी जॉब है वो ये कहती है कि आपको दोनों काम करने ही है, और दोनों ही इंटरेस्ट लेना है। जिसको कुछ लोग सर्विस में इंटरेस्टेड होते हैं, टेक्निकल चीज समझ में आती है, और कुछ लोगों को सेल्स वाली चीज समझ में आती है, ठीक है?